बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज जो सबसे अहम मामला हमारे सामने होगा जी तबसियों और तबसरों के साथ, वो होगा 26वीं आईनी तरमीम। कहाँ पहुंची, कहाँ हालात बेहतर हुए, कहाँ ख़राब हुए। उसके बाद इमरान खान की सहूलतें, नवाज शरीफ ने इस सारे खेल में क्या खोया, क्या पाया। ताकतवरों की हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल, काबीना का आज का इजलास और वज़ीर आला के साबिक मुशीर इस्माइल दाहरी का एक इंटरव्यू, ये बातें हैं जिन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, बल्कि दोस्तों को भी फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि हमारे तबसरे और तज्जिए कैसी हैं। इमरान खान पर पाबंदियां हैं और इत्तलात के मुताबिक उसमें कुछ सहूलतें उन्हें दे दी गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। 19 तारीख तक वैसे उन पर पाबंदी है और 19 तक ये आईनी तरमीम करना चाह रहे थे। मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान के चक्कर में उन्होंने पूरी जेल इंतज़ामिया, पूरी जेल पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, यानी कि ना कोई बंदा आएगा ना कोई इत्तला बाहर जाएगी। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब जो एक पुरतकल्लुफ इशाइया दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, बिलावल जरदारी भी शामिल थे, आसिफ जरदारी भी शामिल थे, यानी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म दोनों शामिल थे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शामिल थी, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय की कोशिश की गई। अब सबसे पहली जिस बात पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये फैसला किया कि वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे, वो थी आईनी अदालत, और वो उस स्टैंड पर अभी मौजूद है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई आईनी मसला है तो आईनी बेंच बना दिया जाए, कि आईनी बेंच होना चाहिए सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल, और वो उस पर उसकी तकरीबन तमाम जो मुकदमात हों, आईनी मुकदमात हों, उन पर काम करें। लेकिन अगर आप 5-6 इस तरह की अदालतें बना लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, तो उससे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का नुकसान ही होगा। आपको करोड़ों रुपए का बजट अलग से देना पड़ेगा। फिर जजेस की जो उम्र बढ़ाने की बात की गई थी, उस पर भी तकरीबन इत्तेफाक हो गया कि वो नहीं बढ़ाई जा रही। और आज जो थी, आज एक समाअत हुई आईनी तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक वाज़े इशारा दिया काजी फायज ईसा ने कि वो अब 26 तारीख को चीफ जस्टिस नहीं होंगे। इसमें उन्होंने हामिद सुहान को, जो वकील थे जुबैरी साहब के, उनको कहा कि जी, जब हामिद खान ने कहा कि हम ये केस वापस लेना चाह रहे हैं, अपील वापस लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने आपकी ये केस तो लगा लिया था और बाकी केस जो है मेरे दौर के बाद लगेंगे। मतलब ये कि अब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके। इस वक्त अगर हम देखें कि हमारे जो सियासतदान हैं, मैं नहीं समझता कि हमारे सियासतदान इतनी समझदारी का फैसला कर पा रहे हैं, मैं नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा जोर जो है वो है अदलिया को, जुडिशरी को गुलाम बनाने। लेकिन उन्हें ये शायद या तो आंखें बंद किए हुए हैं कि अदलिया ने जब भी कोई काम गलत किया उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट शामिल। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, सजा सुनाई गई, उसके पीछे ज़िया-उल हक थे। नवाज शरीफ को दी गई, उसके पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ थे। फिर दोबारा दी गई तो बाजवा साहब थे। इमरान खान को दी गई, उसके पीछे बाजवा साहब थे। मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी के जरिए, अब सामने खुद तो आ नहीं सकती, लिहाजा वो जुडिशरी के जरिए
इस तरह के फैसले करवाते। सियासतदानों को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए था कि किसी तरह से इस नेक्सस को तोड़ा जाए जो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। और उन जजेस ने जिन्होंने बहुत ही बहादुरी का सबूत दिया, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, उसमें बहुत काम की बातें थी, लेकिन चीफ जस्टिस हमारे काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब क्या होता है आगे जाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक फासला रखना होगा, हुदूद का तयन करना होगा, जो आईनी हुदूद हैं हम सबकी, वो जुडिशरी हो, वो इंतजामिया हो, वो मुकदमा हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, हर एक को अपने अपने आईनी दायरे में रहकर अपने फराइज सर अंजाम दें। तो गुज़श्ता रोज वाली जो मीटिंग थी, जिसके लिए बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसमें फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आईनी अदालत पर तो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है, लेकिन बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमारा इख्तलाफ है। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पता नहीं किससे बदला लेना चाह रहे हैं, शायद वो अपने आप से ही बदला लेना चाह रहे हैं, ये खुदकुशी कर रहे हैं मियां साहब। इस सारे खेल में जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। जब वो 3-4 मरतबा डसे गए हैं, तो इस वक्त तो उन्हें इमरान खान से ये मुआहदा कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे, सियासतदान अपना फैसला खुद करेंगे, आपस में बैठकर करेंगे, हम शिकायत लेकर इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आईनी तरामीम के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, नंबर गेम तो बिल्कुल मुकम्मल नहीं। अब हालत ये हो गई है कि सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है, जैसे सरदार अख्तर मंगल ने बताया कि उनके दोनों सेनेटर्स को बहुत तंग किया जा रहा है। डॉक्टर जरका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, और उनका एक ऑडियो बयान भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट देने से बेहतर इस्तीफा देना समझूंगी। लेकिन नंबर पूरे करने के लिए क्या क्या हरकतें की जा रही हैं कि गुज़श्ता शब शाह महमूद कुरैशी की बहू और जैन कुरैशी की बीवी को उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया, उन्हें किसी जगह ले जाया गया, तो बिठाया गया, चाय पिलाई गई, और उन्हें ये कहा गया कि अपनी मियाँ से कहें कि वो आईनी तरमीम के हक में वोट दें। मतलब ये कि अब अगर आप आईनी तरमीम के लिए लोगों की बीवियों को, बेटों को, बच्चों को, माजूर बच्चों को अगवा करने लग गए हैं, उठाने लग गए हैं, तो बेहतर यही है कि आप खुद माफी मांगें और एक तरफ होकर बैठ जाएं। काबीना का इजलास आज होना था, जो नहीं हो सका। अब ये क्यों नहीं हुआ, नंबर गेम पूरी नहीं हुई क्योंकि कल रात किसी बात पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो आज वो मुलतवी हो गया। लेकिन वो तो किसी वक्त भी हो सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हो रहे हैं और उस पर काम चल रहा है, लेकिन किसी वक्त भी वो आईनी तरमीम के लिए ये लोग कर सकते हैं। और कहीं ये ना हो कि आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है वो सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर करा लिया है। ये भी पॉसिबल है, ये मुमकिन है, क्योंकि पढ़वाना तो उन्होंने है नहीं किसी को, ना किसी ने पढ़ना है। और ज़रूरी नहीं है कि एक पीएचडी जो है वो इकोनॉमिक्स का पीएचडी है, उसे लॉ का क्या पता। एक एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट है, उसे लॉ का क्या पता। वो तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई होती है और करवा दिया थी। इस वक्त तक तो ये मुसव्विदा जो फाइनल आना चाहिए वो अभी तक बाजार में आया ही नहीं, लोगों तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन बिलावल जरदारी साहब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आईनी तरामीम करवा लें, और वो ये समझते हैं कि उनके नाना का कत्ल जुडिशरी ने किया था। अगर वो ये समझते हैं तो उनसे बड़ा नालायक, अहमक और बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। और वो वहाँ जाके जिनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, वो जहाँ उनसे कहें कि मेरे नाना को फांसी क्यों दिलवाई, क्योंकि उनके नाना को फांसी जनरल ज़ियाउल हक ने दिलवाई थी। तो क्या कभी जनरल ज़ियाउल हक का नाम आया जिसने खाना काबा में बैठकर ये हल्फ दिया कि मैं भुट्टो को फांसी नहीं दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो को फांसी चढ़ा दी। कुछ 2 रोज से एक इस्माइल डायरी जो गिरफ्तार हैं
جنہیں حیدرآباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، ان پر منشیات اسمگل کرنے کا الزام ہے، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی رہے ہیں، انہوں نے عدالت پر پیشی کے بعد ایک بہت ہی خطرناک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 12 ارب روپے کی آفر کی گئی کہ میں بے نظیر بھٹو کو قتل کروں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا دبئی میں، اور 1 گھنٹے میں میرا ویزا لگ گیا، میں چلا گیا، 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا، مجھے کہا گیا کہ ایک بندہ مارنا ہے، تو میں راضی ہو گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ یہ بے نظیر بھٹو کا قتل کرنا ہے تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور بعد میں بے نظیر بھٹو کے قتل کی سپاری بقول اسماعیل ڈائری کے وہ دی گئی ایک مدرسے کے مولوی کو کہ آپ یہ 12 ارب روپے لیں، آپ کو بعد میں اور پیسے بھی دیے جائیں گے۔ طالبان کے ذریعے انہوں نے قتل کرایا۔ اسماعیل ڈائری نے ایک اور بات بھی کہی، آصف بلاول زرداری سے کہا کہ تمہارے دادا کی زمین 40 ایکڑ ہے تھی، تمہارے دادا کی زمین 40 ایکڑ تھی، اور اس وقت تمہارے باپ کے پاس 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے، وہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، ذرا یہ دیکھو۔ مطلب، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا مجھے یہ جو کچھ مجھے سزا مل رہی ہے وہ اس بات کی مل رہی ہے کہ میں نے لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضے کیے، اور کسی کے لیے کیے، کس کے لیے کیے؟ اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کلفٹن میں کس نے عزیر بلوچ کے ذریعے لوگوں سے زبردستی ان کے گھر خریدے، کروڑ کا گھر 10 لاکھ میں لیا، 10% قیمت ادا کی، اور اس وقت وہ اربوں روپے کی مالیت کے وہ بنگلے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، 1 لاکھ ایکڑ زمین کے باوجود، 50-52 گھر کلفٹن میں ہونے کے باوجود بھی ایک بات طے ہے کہ آخری گھر کا رقبہ 3x6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ MTL ہو، وہ آصف زرداری ہو، وہ میاں نواز شریف ہو، جو کچھ مرضی کر لیں، آخر کار آپ نے جانا 3x6 فٹ کے پلاٹ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔